प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे नाटो वर्सेस ब्रिक्स की, क्योंकि ताजा मामला आया है। नाटो ने किस तरीके से ब्रिक्स को धमकाया है और खासकर भारत को, चीन को, ब्राजील को साफ तौर पर हड़काया है। और उसमें नाटो के जो चीफ हैं यानी सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट, उन्होंने कहा कि आप चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप चीन के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हों, आप अगर रूस के साथ व्यापार करते हैं, आप अगर रूस के साथ तेल खरीदते हैं, रूस से नेचुरल ऑयल और गैस खरीदते हैं, तो आपको बहुत ही गंभीर सैंक्शन झेलना पड़ेगा। आप पर सेकेंडरी 100% टैरिफ लग सकता है, यानी 100% टैरिफ लगाने की बात जो है करके धमकी दी जा रही है नाटो के द्वारा ब्रिक्स देशों को। और ऐसे में अब ये समझ में आ रहा है कि एक अलग प्रकार की राइवलरी दोनों ब्लॉक्स में बढ़ सकती है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो इधर विकासशील देश हैं, भारत और ब्राजील और ये सब जो देश हैं, चाइना, इन सब के बीच में अब एक अलग प्रकार का मोबिलाइजेशन, एक अलग प्रकार की यूनिटी देखने को मिल सकती है। दरअसल अमेरिका जिस तरीके से हिपोक्रेसी करता है, पाखंड करता है ट्रेड के मामले में और तमाम मामलों में, उसको अब जग जाहिर धीरे धीरे हो रहा है, वो एक्सपोज भी हो रहा है। एक तरफ तो वो रशिया से यूरेनियम मंगाता है, और उसके साथ साथ अगर हम आंकड़ा देखें बाइलेटरल ट्रेड का, तो $2.1 बिलियन का इंपोर्ट किया है 2025 में अमेरिका ने रूस से, और उसमें फर्टिलाइजर शामिल हैं। फर्टिलाइजर्स मंगाया अमेरिका ने रशिया से, प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स मंगाए, और इसके साथ साथ वुड जो प्रोडक्ट्स हैं और अन्य प्रकार की मशीनरी, ये सारी चीजें मंगाई गई हैं। लेकिन जब बात आती है विकासशील देशों की, तो विकासशील देशों पर प्रेशर बनाने की कोशिश पूरी की जाती है इनके द्वारा। अब नाटो का जो पूरा संगठन है 32 देशों का, ये एक ऐसा मंच है जिसे लीड करता है अमेरिका, और इसलिए वो अमेरिका की जबान ही बोलेगा। इसीलिए बहुत से लोग कह रहे हैं ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट नहीं है जो इन देशों को धमकाया जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का है, कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि रूस के साथ ये देश व्यापार न करें, स्पेशली इंडिया इसके साथ व्यापार न करे। 2017 में भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही प्रयास किया था, जब उन्होंने कैट्सा नाम का कानून बनाया था, और काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के माध्यम से उस समय यह कहा गया कि जो जो अमेरिका के शत्रु देश हैं यानी एनिमी कंट्रीज हैं, और उनके अगर कोई भी अमेरिका का जो ट्रेड पार्टनर है वो ऐसे शत्रु देशों से अगर व्यापार करता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर सैंक्शन लगाया जा सकता है कैट्सा कानून के तहत। तब से ये दुधारी जो तलवार है कैट्सा की, ये विकासशील देशों पर लगातार लटकती रही है, लेकिन इन देशों ने भी प्रतिकार किया। इन देशों का कहना है कि भाई आप अपने चीजों को भी देखिए, आप जिस तरीके से यूरेनियम मंगा रहे हैं या रशिया के साथ और अन्य देशों के साथ जिसको आप दुश्मन कहते हैं, उनके साथ किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हैं, तो उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। भारत ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदते तो तेल की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती थी, और 120 से लेकर 130 बिलियन प्रति बैरल की कीमतें हो जाती। इसलिए भारत ने तो रिकॉर्ड तोड़ जो है पिछले साल भी रूस से तेल खरीदा, लगभग $60 बिलियन से अधिक का तेल हमने खरीद लिया। अभी कुछ ही साल पहले यानी 3-4 साल पहले का अगर आंकड़ा देखें, तो इंडिया और रशिया के बीच में जो बाइलेटरल ट्रेड था वो लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास था। लेकिन अप्रत्याशित वृद्धि हुई जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो तमाम लोगों ने यह अनुमान लगाया कि शायद इसका इंपैक्ट पड़े और भारत इतना ज्यादा चीजें जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो सब न खरीद पाए। लेकिन भारत ने खरीदा बड़े पैमाने पर और रिकॉर्ड बनाया इस मामले में, यानी इंपोर्ट के मामले में, और ये इस बात का भी संकेत देता है कि भारत अपने आत्मनिर्धारण के अधिकार के प्रति जागरूक है और सतर्क है। ये तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मामला है कि हम किसके साथ ट्रेड करते हैं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हैं, हम किससे क्या क्या चीज मंगाएंगे। अब अगर अमेरिका बोल दे कि ईरान से तेल नहीं लेना है, कतर से एलएनजी नहीं लेना है, सऊदी अरब इराक से तेल नहीं लेना है, तो क्या भारत तेल लेना छोड़ देगा?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत का एक अपना दृष्टिकोण है इकोनॉमिक इंटरैक्शन में, कि जो जिन जिन देशों के साथ जो भी आर्थिक संपर्क भारत करेगा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और अपने आर्थिक हितों और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करेगा। यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत भारत प्रेशराइज महसूस करे कि अमेरिका जब उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है या यूरोपियन देश दबाव डालने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि इन सब देशों के साथ, इन सब ट्रेड ब्लॉक के साथ भारत के बहुत बड़े हित जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, तो कभी भारत इनकी बातें सुनकर थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश करता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत अपना सर्वस्व दान कर देगा और इन सब देशों की बातें सुनेगा। नेटो की तो खासकर इस मामले में नहीं सुनी जानी चाहिए और अपने को, अपने जो ब्लॉक्स हैं, रीजनल ब्लॉक्स हैं, उसे एक बार्गेनिंग ब्लॉक के रूप में अब विकसित करने का समय आ गया है, क्योंकि ये विकसित देश, अमेरिका जैसे देश हमेशा टारगेट करते रहते हैं इन सब मुद्दों पर। 100% टैरिफ लगा देंगे, 50% टैरिफ लगा देंगे। क्या इनके टैरिफ लगाने से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी या हम भी कुछ इस तरीके का रिटेलिएशन कर सकते हैं, जवाबी कार्यवाही कर सकते हैं? आप लोगों को ध्यान होगा कि जो ब्रिक्स संगठन है, यानी ब्रिक्स जिसे आप कहते हैं, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो रिक था, RIC, यानी रशिया, इंडिया और चाइना। 1997 में जब ये सक्रिय हुआ तो दुनिया ने ये माना कि ये दोनों देश, यानी भारत के अलावा जो दोनों देश है, रशिया और चाइना, ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन वाले कंट्रीज हैं। अगर वेस्टर्न ब्लॉक को कोई भी किसी भी लेवल का काउंटर करना है तो ये दोनों देशों का साथ तो चाहिए ही। और भारत ने अपने विदेश नीति में इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि उसे जब जब वेस्टर्न पावर्स की जरूरत रहे तब तो वो कुछ ऐसे वेस्टर्न ब्लॉक्स हैं जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है और वहां पर काम करेगा। लेकिन जब जब वेस्टर्न ब्लॉक से चुनौती भारत को मिले तब तब भी ऐसे ब्लॉक्स होने चाहिए, रीजनल ब्लॉक्स होने चाहिए कि हम काउंटर कर सके वेस्टर्न कंट्रीज को। तो उसी में आता है रिक। और उसी के बाद 2006 में जब ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज ने मिलजुल करके विकसित देशों को अपना दमखम दिखाया कि हमारी जीडीपी भी 6-7-8% जो है ग्रोथ कर सकती है, हमारा पॉपुलेशन बेस स्ट्रांग है, हम दुनिया को चीप लेबर दे सकते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर, हमारे अन्य संसाधन, इन सब मामलों में हम कुशल हैं, प्रोफिशिएंट हैं और धीरे धीरे जो विकासशील देश हैं ये आगे बढ़ेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी में अपना जो अहम मुकाम है उसे जरूर प्राप्त करेंगे। ये सब सिग्नल, ये सब संकेत ब्रिक्स देशों ने दिया। तो ब्रिक्स की जो एक सामूहिक बार्गेनिंग की क्षमता है उस चीज को देख रहा है और ये जो यूनिटी है ये अमेरिका जैसे देश तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी देखें तो यूएनएससी में 2 परमानेंट मेंबर अमेरिका के अलावा देखें तो रशिया और चाइना हैं। तो रशिया और चाइना तो जियोपॉलिटिकल जो राइवलरी है या जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं ग्लोबल लेवल पे, उसमें सबसे अहम किरदार हैं। इसलिए इन सबको अगर एक पोल के रूप में, एक यूनिटी के रूप में अगर ये सामने आते हैं तो जो वेस्टर्न हेजीमनी है, जो पश्चिमी प्राधान्य है, प्रभुत्व है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, वो सबको चुनौती मिलनी तय है। इसलिए बहुत प्लान बनाया गया अमेरिका के द्वारा और अमेरिका ने ये कोशिश करी कि रशिया और इंडिया के जो डिफेंस पार्टनरशिप हैं, जो डिफेंस रिलेशनशिप हैं, वो भी दूर हो जाएं। क्योंकि जब बीच में SU-400 जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात आई थी और $10 बिलियन का भारत ने एक डील भी कर लिया था रशिया के साथ, तो उस समय अमेरिका ने इसका प्रतिकार किया, इसको बहुत निगेट किया कि इसे नहीं माना जाना चाहिए इंडिया की तरफ से। और इंडिया को ऐसा कोई अगर एयर डिफेंस सिस्टम लेना है, खरीदने का मन है, तो वो अमेरिका से जो है कांटेक्ट कर ले, अमेरिका से ऐसी चीजें ले, न कि रशिया से। लेकिन भारत ने सोचा कि जो गलती हम 2015 में कर चुके हैं
उसको हम फिर से नहीं दोहराएंगे। कुछ हम अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से ऐसा आगे बढ़ेंगे कि हम रशिया को भी साथ लेकर के चलेंगे और अमेरिका को भी साथ लेकर के चलेंगे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो यह देखा गया कि उस समय चाइना का एक अलग प्रकार का अभ्युदय था। चाइना पूरे साउथ चाइना सी एरिया में अपना कंट्रोल करने की कोशिश में था। साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज थी उनके मैरीटाइम जो टेरिटरीज हैं, जो उनके समुद्री क्षेत्र थे, उसको कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो जिस तरीके से चाइना का ये उभार था और वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक थ्रेट के रूप में उभर रहा था, तो उस समय भारत को सबसे बड़ी जो जरूरत समझ में आई वो अमेरिका की समझ में आई। इसलिए अमेरिकन ब्लॉक से बहुत अच्छे तरीके से वो जुड़ गया भारत। और जब जुड़ा तो सागर विजन हो या और इस तरीके से इंडो पैसिफिक के जो स्ट्रेटेजी जो बनाई गई उसमें मजबूती से जुड़ता चला गया। तो ऐसे में देखा गया कि रशिया थोड़ा पीछे जा रहा है, रशिया आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेशन में गया हुआ रशिया हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एक दोस्त जो आपको लगातार एवरग्रीन पार्टनर के रूप में सपोर्ट करता आ रहा हो, अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, भले ही अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए उसे आप इग्नोर कर रहे हैं, तब भी उसके मन में कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो देखा गया कि रशिया चीन के नजदीक भी आया, थोड़ा पाकिस्तान से भी उसने इंटरैक्शन करना शुरू किया। तो इसलिए जब 2014-15 का जो समय था उसमें यूएस ब्लॉक से जुड़ करके रशिया की दूरी देखी थी, वो उस चीज को अब जो है मोदी सरकार फिर से नहीं दोहराना चाहती और पुतिन के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती है, क्योंकि पुतिन खाली हमें एनर्जी प्रोडक्ट्स और जो आर्थिक व्यापार है उस लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, या रशिया हमारे लिए केवल इस पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है। तमाम ऐसे सामरिक मुद्दे हैं जहां पर हमें रशिया का साथ चाहिए। रशिया के कई सपोर्टर कंट्रीज हैं, उसके कई गठजोड़ करने वाले जो उसके सहयोगी देश हैं, उन सब का भी हमें सपोर्ट मिलेगा कई मुद्दों पर, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का मुद्दा हो और भारत की सदस्यता का उसमें मुद्दा हो, या WTO रिफॉर्म, IMF रिफॉर्म, या अन्य ऐसे ही जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, इन सब में भी हमें रशिया की जरूरत है। डिफेंस सेक्टर में हमें बहुत जरूरत है, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो या जितने भी भीष्म टैंक की बात हो, रडार की बात हो, ड्रोन्स वगैरह की बात हो, इन सब मामलों में हम रशिया पर अभी निर्भर हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी और जो अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजीज हैं, और खासकर जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है, यानी जो लेनिनग्राड है, कालिनिनग्राड है, या बर्खोयांस्क है, या जबरलेंस्किंग है, ऐसे ऐसे जो एरियाज हैं, उन सब से भारत का एक अलग प्रकार का कनेक्शन आर्थिक स्तर पर किया जा रहा है ताकि उसका आर्थिक लाभ भी मिले। तो भारत अब ये जान चुका है, और ये एक प्राग्मेटिक अप्रोच भी है, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि हम वेस्टर्न जो ब्लॉक है, खासकर जैसे नाटो जैसे ब्लॉक हैं या अमेरिका है, उसके जो चुनौतियों का सिलसिला है उसके सामने हम डट के खड़े रहें। अगर डट के खड़े नहीं रहेंगे तो हमें कई अवसरों पर बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, और फिर उनका मन भी बढ़ता चला जाएगा भारत के ऊपर तमाम आरोप लगाने का और भारत को अपने शर्तों पर काम करवाने का। कई अवसरों पर हमने देखा है कि LNG के मुद्दे पर भी, कि जो हम कतर से LNG लेते हैं या फिर ईरान से जो क्रूड ऑयल लेते हैं, उस पर भी अमेरिका ने हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि ईरान से ये ट्रेड नहीं होना चाहिए। और इस मुद्दे पर ट्रंप ने जो GSP था, यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उस लिस्ट से भारत को निकाल दिया था 2017 में, जिसके चलते भारत को $6 बिलियन एनुअल लॉस होने लगा। क्योंकि जब तक भारत अमेरिका के GSP लिस्ट में था तब तक ये हो रहा था कि इंडियन गुड्स अमेरिकन मार्केट्स में जो जाते थे, यानी जो एक्सपोर्ट किया जाता था, उस पर GSP स्कीम के तहत ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाता था, यानी कोई शुल्क नहीं लगता था, और इससे भारत को $6 बिलियन का हमेशा लाभ होता था। लेकिन ईरान के मुद्दे पर, जो इंडिया और ईरान का रिलेशनशिप था, इस मुद्दे पर GSP की लिस्ट से ट्रंप के द्वारा इंडिया को निकाल दिया गया था।
तो अगर हम इन सब चीजों को काउंटर नहीं करेंगे तो मुश्किल और बढ़ता चला जाएगा। अब भले ही दुनिया इसे नेटो वर्सेस ब्रिक्स कहे, विकसित और विकासशील देशों के बीच का युद्ध कहे, लेकिन ये सब चीजें होनी आवश्यक हैं, क्योंकि मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। संदेश इन देशों को मिलेगा तभी ये अपनी आदतों में सुधार करेंगे, नहीं तो ये विकासशील देशों को हर समय टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जैसा ये करते आए हैं। इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो अमेरिका हर साल एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट जो है जब जारी की जाती है, इंटरनेशनल जो अमेरिका का जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो इंडेक्स है, उसमें उसके माध्यम से विकासशील देशों के ऊपर बौद्धिक संपदा के स्तर पर कई आरोप लगाए जाते हैं कि विकासशील देश यानी भारत, चीन, वेनेजुएला, वियतनाम, ये सब जो देश हैं, इन सब में बौद्धिक संपदा की चोरी होती है। और फिर ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट अमेरिका जारी करके विकासशील देशों पर आरोप लगाता है कि इनके यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों और महिलाओं की तस्करी होती है, उस पर ये लोग रोक नहीं लगा पाते। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के मुद्दे पर आरोप लगाया जाता है कि कोई पर्यावरणीय मानक ठीक तरीके से विकासशील देश फॉलो नहीं करते, और इसी तरीके से अन्य प्रकार के टैरिफ के लेवल पर भी आरोप लगाते हैं कि विकासशील देश अमेरिका जैसे देशों को मार्केट एक्सेस ज्यादा नहीं देते। खासकर भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि भारत अपने यहां हार्ले डेविडसन बाइक जो है अमेरिका का, उसको ज्यादा मार्केट एक्सेस नहीं देता। तो ये सब जो चीजें हैं, इससे हमारा जो बार्गेनिंग स्किल्स है, हमारी जो पोजीशन है, यानी विकासशील देशों की, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों की, वो वीक होगी, और इसलिए एक सामूहिक प्रतिकार की आवश्यकता है। तो इसलिए अभी जो ये काम किया गया है, मतलब जो नेटो के द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, उस पर कुछ चीजें भारत ने भी जो स्पष्टता के साथ रखी हैं कि जो ग्लोबल पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल कराने में भी भारत की एक तरीके से भूमिका देखी जा सकती है। तो वो एक मुंहतोड़ जवाब टाइप का है, और इस तरीके से चीजें होनी आवश्यक हैं। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर कि किस दिशा में ये युद्ध जा रहा है? विकसित देश और जो विकासशील देश हैं, इनके बीच का जो राइवलरी है, वो ट्रंप के जो मंसूबे हैं उनके चलते इस वैश्विक व्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगा? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।